देखो इस वीडियो में आगे मैंने फिजिक्स के हाई वेटेज वाले टॉपिक्स विथ उनके मार्क्स बताए हैं, तो कृपया करके मेरी एडिटिंग को नज़रअंदाज करके वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दें। धन्यवाद। हेलो, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको फिजिक्स 30% के आसपास आता है ऑलरेडी एंड उनको अब पता नहीं लग रहा है कि अभी मैं आगे कहाँ से जाऊँ इसके। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं क्या बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको कौन से चैप्टर किस सीक्वेंस में कवर करने हैं, ठीक है। आपको वो चैप्टर कितने टाइम में ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए जिससे आप आगे और जल्दी बढ़ सके, आपका कॉन्फिडेंस गिरे ना, और आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर किन किन हाई वेटेड टॉपिक्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपका आएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक्स, जो कि बेसिक मैथ है प्लस मैकेनिक्स वाला पार्ट। देखो मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बताऊंगा जो पहले आप पढ़ लेना। अगर आपको लग रहा है कि यार अब टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, अब मैं पूरा तो नहीं ही पढ़ पाऊंगा, ऐसा कभी लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि खुद जब मैं पढ़ रहा था ना नीट का, तब मेरे को मालूम था मेरा नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी मैं खुद को बोलता रहा कि नीट में जाऊंगा तो 720 लेके ही आऊँगा। नहीं आए, लेकिन वहाँ तक जाने की उम्मीद से मैंने उतनी मेहनत तो की ना। अगर मैं उम्मीद ही ना रखता तो मैं मेहनत ही ना करता, मैं रह जाता वहीं पे 400 450 पे। मैंने उम्मीद की मैं 720 ही लाऊंगा, उस हिसाब से मैंने मेहनत की, तो मैं 720 के एकदम नज़दीक ही आ गया, पता है 650। तो आपको अगर ऐसा लगे कि यार टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप इन टॉपिक्स को कवर बिल्कुल कर लीजिएगा। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जो कि आपका 1-2 दिन का टॉपिक है। उसमें आप एरर्स देख लो, डायमेंशंस देख लो और सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लो। देखो अगर डायमेंशंस तुमको नहीं आते ना, अभी के लिए उसको होल्ड पर रख देना। अगर तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डायमेंशंस नहीं आते, तुम जैसे जैसे फिजिक्स के और चैप्टर्स कवर करते जाओगे, तुम्हें डायमेंशंस अपने आप दिमाग में घुसते जाएंगे, फिर तुम अपने आप डायमेंशंस सॉल्व करने लगोगे। फिर मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, जिसको आप लोग बोलते होंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। तो वो आपके कुछ 2-2 दिन के टॉपिक्स हैं। उनमें जो मेन टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार है। काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स हो गए, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, वेक्टर बेसिक्स हो गया। अभी बेसिक्स में क्यों बोला, क्योंकि ये नीट है, जेईई एडवांस नहीं। और जो टाइम डिस्टेंस स्पीड पे होता है और टाइम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे होता है, वो लोग ग्रामर में हमेशा खेल जाएंगे इन टाइप ऑफ चैप्टर्स में। तो कृपया करके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ग्रामेटिकल एरर नहीं आनी चाहिए। फिर लॉस ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन या एनएलएम या तुम जो भी बोल रहे हो उसको, ठीक है, वो तुम्हारा 4-5 दिन का मैं मान लेता हूँ। चलो तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता, तुम्हें बेसिक के साथ सीखना है, मैं तुम्हें 4 दिन दे रहा हूँ, ठीक है, सीख लेना। लेकिन उसमें अच्छे से कहाँ से सीखोगे, एमआर सर अलग सर पूरा यूट्यूब पड़ा हुआ है। उसमें तुम्हें जो खास ध्यान रखना है वो पुली टाइप ऑफ क्वेश्चन है और फ्रिक्शन के जो स्लोप है कि इसको अगर मैं यहाँ चढ़ूंगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना अगर तुम्हें आ गया तो तुम फ्रिक्शन वाले सवाल तो यूं ही बना दोगे। और एफबीडी वो तो एनएलएम की जान है। तो आपको क्या चीज़ें करनी है, एफबीडी, पुली टाइप के क्वेश्चंस और फ्रिक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फिर आते हैं वर्क एनर्जी पावर पे, जो कि आपका कुछ अगेन 3-4 दिन का ही टॉपिक है। लेकिन अगर आप एनएलएम अच्छे से कर चुके हो तो वर्क एनर्जी पावर आपको करने में कोई 2-3 दिन ही लगेंगे। इसमें आपको खास किस चीज़ का ध्यान रखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर तुम अटक जाओगे एक ऐसे सवाल पे जिसमें आपने हर एक फॉर्मूला लगाया लेकिन वो सवाल नहीं हो रहा है सॉल्व, तो 95% वो सवाल तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम इतना ज़्यादा काम में लगेगा, इसलिए उसको अच्छे से रगड़ के उसकी प्रैक्टिस करना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड जो पावर के न्यूमेरिकल्स है, जो अलग अलग फॉर्म में आ जाते हैं पावर के फॉर्मूले, उन सब की प्रैक्टिस करना। एक से दूसरा फॉर्मूला निकालो, दूसरे से तीसरा निकालो, ऐसे खुद से जब निकालने लगोगे ना तब तुम अच्छे से कर पाओगे उसकी प्रैक्टिस पावर के न्यूमेरिकल्स की। फिर आते हैं उस पर जो ना ही किसी का भाई है और ना ही किसी की जान है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। देखो आई बिलीव ये हार्ड है, लेकिन अगर तुम इसको फुल डेडिकेशन से 1 हफ्ता दे दोगे ना तो ये तुम्हारा आधा फिजिक्स संभालेगा। रोटेशन मोशन नाम का खाली एक चैप्टर का पार्ट है, लेकिन रोटेशन मोशन तुम्हारा एनएलएम में भी काम लग रहा है, तुम्हारा ग्रेविटेशन में भी काम लग रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम लग रहा है, तुम्हारा रोटेशनल मोशन बहुत से चैप्टर्स में काम लग रहा है। इस एक रोटेशनल मोशन से तुम्हारे 30 से 40 नंबर तुम अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन तुम्हारे आगे भी कई चैप्टर्स में काम लग रहा है, जैसे कि एनएलएम हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया और भी कई सारे हैं। तो इसलिए इसको काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाले में क्या आपका इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनकी आप अगर बेसिक डेरिवेशन समझ लेंगे तो आप एग्जाम के टाइम पे जब कोई अलग टाइप से क्वेश्चन देंगे ना तो आप उस डेरिवेशन को याद करके उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बना देंगे। अगर उन्होंने क्वेश्चन में डेटा कुछ का कुछ दे दिया तो आप फॉर्मूला में भी कुछ का कुछ कर पाओगे अगर आपने डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा। और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये फिजिक्स में हर चैप्टर के लिए करो। आप डेरिवेशन समझो कि डेरिवेशन आ कहाँ से रहा है। मेरे एक सर है, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देना सर जी वीडियो में। मेरे एक सर है, उन्होंने मेरे को कहा था 12th के स्टार्टिंग में कि डेरिवेशन और क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। देखो डेरिवेशन में तुम्हें अज्यूम करना होता है और क्वेश्चन में तुम्हें डेटा दिया गया होता है, बस दोनों में सेम तरीके से आंसर आएगा। डेरिवेशन में तुम्हें अज्यूम करना होता है, क्वेश्चन में तुम्हें डेटा दिया गया होता है। तो इसको तुम ऐसे मत समझो कि डेरिवेशन है हार्ड है नहीं आएगा, क्वेश्चन है इजी आ जाएगा। दोनों एक ही है, दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो कर लो, अच्छे से कर लो। थैंक यू सर। और हाँ, खास करके रोलिंग मोशन और रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो बार बार पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में वो घुसा देंगे। तुम्हें लगेगा भी नहीं कि ये इसका क्वेश्चन है, समझ लो, ये इतना अंदर तक घुसा देंगे इसको। फिर आता है ग्रेविटेशन, चिंदू सा चैप्टर है, ये 2 दिन का चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप किन टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, सैटेलाइट हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया और खास करके केपलर्स लॉस। देखो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें थियरी से ज़्यादा तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे, सेम तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट्स भी, ठीक है। कुछ चैप्टर्स है जिनमें आपको थियरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सॉलिड्स हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा करने पड़ेंगे।
ये चैप्टर हो गया, समझ रहे हो। फिर आता है ग्रेविटेशन से जुड़े इंस्टेंट चैप्टर पे, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अपने 2 चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैट का एक चैप्टर करने में आपको 3 दिन लग सकता है, तो आप उस पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के यूनिट को आप 1 हफ्ता दे सकते हैं। कूलम्स लॉ प्रैक्टिस करने पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको उनका फॉर्मुला दिमाग में बसता जाएगा, Q/R कहाँ पे क्या है, आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। और नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला को यार डेरिवेशन से समझो भाई, ठीक है। एक बार अगर अच्छे से समझ लिया ना डेरिवेशन से, तो फॉर्मूला तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। खास करके जो गॉस लॉ के प्रॉब्लम्स है कि ये वाला एटम है, ये इस साइड पे है, इस सरफेस पे है, तो इसका फ्लक्स कितना निकलेगा, वो वाले जो टाइप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि नीट में घुमाओ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे ही बनेगा जो घुमाओ क्वेश्चन बनेगा वो, समझ रहे हो बात को। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3-4 दिन का टॉपिक है। अगेन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो निम्नलिखित है, तुम सबको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और सीरीज पैरेलल तो यार पता ही है ना, सीरीज पैरेलल क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ हो गया और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये 2 काफी ज्यादा घुमा के पूछ ले, ठीक है। आपको ऑसिलेशंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कुछ निम्नलिखित है कि एसएचएम के इक्वेशंस आप करिए, पेंडुलम वाले जो सवाल आते हैं आप वो करिए, और जो एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल होते हैं एसएचएम में आप वो कर दीजिए, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिज्म वाले यूनिट के अंदर, जिसको आपको करने के लिए अगेन 1 हफ्ता लगना चाहिए। इसमें जो आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ करिए, एम्पियर्स लॉ करिए, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड आप एक वो वाला टॉपिक कीजिए। ये 3 टॉपिक्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, जो कि अगेन आपके 1 हफ्ते के आसपास खत्म हो जाना चाहिए, 7-8 दिन के अंदर। इसमें जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो ये कुछ इस प्रकार है कि बोर्ड्स मॉडल करिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा करिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करिए। इन तीनों की जम के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कि मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर आपको जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे ऑफकोर्स E=mc² वाला, बाइंडिंग एनर्जी, और mc² में जो m है वो क्या है उसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। फिर अब आते हैं कुछ बाप टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है। देखो थर्मोडायनेमिक्स अगर केमिस्ट्री में तुमने अच्छे से किया होगा तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, और अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से नहीं किया है और तुम्हें फिजिक्स में कुछ इस तरीके से करना है कि तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो तुम एमआर सर का वन शॉट देख सकते हो। अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हारे बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर हो और तुम अच्छे से नीट में अगर कोई डेटा बदल के क्वेश्चन दे दे तो उसको भी तुम अच्छे से सॉल्व कर सको, तो फिर तुम्हें अच्छे से डिटेल वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुम्हें काम चलाऊ चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए बस थर्मोडायनेमिक्स से, तो फिर आप एमआर सर का कर सकते हो। देखो मेरी बात बताओ, 2024 के नीट के पेपर के लिए थर्मोडायनेमिक्स के कुछ 100 क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। आया कौन सा सवाल, ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना मेरे को ये सवाल देखने के बाद, मैंने कहा इसके लिए पढ़ाऊँ इतना। इसीलिए देखो नीट इज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन जो पिछले पैटर्न्स है उसके हिसाब से तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं ना, समझ लो बात को। तो देखो रे ऑप्टिक्स की बात करें, हफ्ता दे दो भाई, लेकिन अच्छे से करो। रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, तो उसको आप आराम से 1 हफ्ता दे दो, लेकिन अच्छे से करो, क्योंकि उसका वेटेज भी बाप है बहुत ज़्यादा। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, प्रिज्म हो गया, सब इन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किससे पूछते हैं, लेंस फॉर्मूला हो गया, मिरर इक्वेशन हो गया, वो प्रिज्म वाला इक्वेशन है बड़ा वाला, मैं भूल गया क्योंकि मैं MBBS में घुस चुका हूँ, तो वो वाले जो फॉर्मूले हैं वो पूछते हैं कई बार। इनफैक्ट इस साल के नीट में भी वो सवाल था, इसलिए कर लो अच्छे से। रे ऑप्टिक्स पे आते हैं। रे ऑप्टिक्स इतना हार्ड नहीं है, लेकिन अगेन सॉलिड्स इतना इजी भी नहीं है, इसलिए आप इसको 4-5 दिन दीजिए रे ऑप्टिक्स को अच्छे से। इसके जो हाई वेटेड टॉपिक्स है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो थर्मो है, कोई भी कंसेप्ट उठा के पूछ लेंगे, हमें तो बहुत इजी पूछ लिया, क्या पता तुम्हें सबसे हार्ड पूछे। इसलिए इतने हाई लेवल के भी मत करो क्वेश्चंस, लेकिन इतने इजी मत करो। मैं कहूँगा तुमको कि मीडियम लेवल के करो और पूरे थर्मो के करो, ठीक है। थर्मो में कुछ मत छोड़ देना। थर्मो एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कहीं से भी कहीं पे पहुँचा देगी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट में है, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, दोनों में हेल्प करेगी। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज भी इतनी ही करेगी, इसलिए थर्मो में ना थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लेना, थोड़ा सा इतना सा। अब जो नेक्स्ट है वो है ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर। इसके अंदर डेब्रॉय वेवलेंथ है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करना। ड्यूअल नेचर देखो 1-2 दिन का चैप्टर है, छोटा चैप्टर, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुमको। तो अब वो वाला पार्ट आएगा जिसके लिए आप कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिजिक्स के हाई वेटेड टॉपिक्स की लिस्ट और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो भले ही तुच्छा दिखता हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वो अपनी जेब में लेकर घूमता है। ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट हो गया, तो उसके लगभग तुम 16 से 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उसके आप 10 से 15 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट है उसके अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो कि आपके 8 से 12 मार्क्स बन सकते हैं। थर्मो के हर साल 2 से 3 आते हैं, लेकिन इस साल आ गया था 1 सवाल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, लेकिन फिर भी अपन मान के चलते हैं कि 2 से 3 सवाल आएंगे। अगेन 8 से 12 मार्क्स। मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पे 4 से 5 सवाल आ सकते हैं तुम्हारे, मतलब 16 से 20 मार्क्स, जैसे कि WEP से आ जाएगा, रोटेशनल मोशन से आ जाएगा, ग्रेविटेशन से आ जाएगा, ऐसा कुछ। ओके, तो देखिए ज़्यादा डरना नहीं है, आप जाके पढ़िए, हम जाके पढ़ते हैं। बाय बाय।